हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे। क्या कारण होते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के। हालांकि ये कोई वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, लेकिन जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं वो किस कंक्लूजन पे पहुंची हैं कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब क्या है और इसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। सो वन बाय वन हम इन सभी के बारे में कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन स्पेसिफिकली, जो हमने पिछले लेक्चर में कंसिडर किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट म्यूटेशन? दैट दोज म्यूटेशंस which can be mapped on a single location on the chromosome or on the DNA, those are considered as point mutations. In simple terms, what are the point mutations? Point mutations usually do refer the changes in a single base or the 2-3 bases, few bases. Okay, so that is the point mutation. Now, point mutations का origin कैसे हुआ है, इस बिहाफ पे बेसिकली म्यूटेशंस को दो पार्ट्स में या दो डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है: इंड्यूस्ड म्यूटेशंस एंड द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। एंड देयर इज a very misconception among the masses, rather I should say, about the spontaneous mutations definition. What usually people do say, induced mutations means those mutations which can be induced by the mutagens, while spontaneous mutations are those mutations which are spontaneously occurring. Now, this is not the way. Induced mutation भी spontaneously हो सकते हैं। यूजुअली कोई भी म्यूटेशन अगर हो रहा है तो हम उसको करवा थोड़ी रहे। नेचुरली अगर कोई ऑटोमेटिकली ही कोई म्यूटाजन किसी ऑर्गेनिज्म को नसीब हो रहा है तो उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर इसको इंड्यूस्ड के बजाय इसको आर्टिफिशियल कहना चाहिए था और इसको नेचुरल कहना चाहिए था। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी हमने काम में नहीं ली, क्योंकि नेचुरली इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी होते हैं और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी होते हैं। So, what are the major differences? The major differences is definitely induced mutations are those which arise after the purposeful treatment of mutagens or the environmental agents. And what are the mutagens? Those agents that may be chemical, that may be radiation, that may be biological agent. For example, chemical में mustard gas हो सकता है, रेडिएशन में एक्सरे भी हो सकता है, गामा रे हो सकता है, जो कि सबसे कॉमनली म्यूटाजेनिक एजेंट के तौर पे काम में लिया जाता है म्यूटाजेनेसिस स्टडीज़ में। बायोलॉजिकल एजेंट में ट्रांसपोजोन्स हो सकते हैं। ओके, सो वो सारे एनवायरमेंटल एजेंट्स जो म्यूटेशन की रेट को बढ़ा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजन बोलते हैं। इसका मतलब एक लेवल ऑफ द बेसिक लेवल और बेसिक लेवल पर एक रेट ऑफ जो म्यूटेशंस है वो तो होता ही रहता है, यानी उसको हम बैकग्राउंड रेट भी बोल सकते हैं कि इतना तो होगा ही होगा। सो उस रेट पर, अगर उससे ज़्यादा रेट पर अगर म्यूटेशन हो रहा है तो हम कहेंगे म्यूटाजेंस के थ्रू म्यूटेशंस हुए हैं। और इसकी वजह से कुछ म्यूटाजेंस ऐसे भी हैं जो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, यानी वो कैंसर करवा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत हाई होता है। वायरसेस में, जैसा कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, कुछ डिबेट चल रही है कि कुछ कंट्रीज़ ने मे बी कोरोना वायरस को इंड्यूस्ड म्यूटेशन से बनाया है या वो स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन से बना है, यानी नेचर में ऑटोमेटिकली बना, और हमें पता भी नहीं है कि कौन सा म्यूटेजन था जिसने कोरोना को इतना एग्रेसिव कर दिया। दैट वी डोंट नो। सो this is called spontaneous mutation. So what is the spontaneous mutation? We should rather say, in a best words, that those mutations that arise in the absence of non-mutagen treatment. That means definitely there must be a mutagen, maybe, may not be, okay, but that mutagen we do not know. That's why we put that mutation under the category of
spontaneous mutation. They are basically set the background rate of mutation, and presumably these are the ultimate source of natural genetic variations that is seen in the population. इसका मतलब ये है कि नेचुरली सबसे ज़्यादा होने वाले म्यूटेशंस कौन से हैं? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हम ज़्यादातर नेचुरली अकरिंग म्यूटेशंस के म्यूटाजेंस के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम उनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. सो डियर फ्रेंड्स, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस doesn't mean only natural mutation. Induced mutation may also be natural. They are not always artificial. They are not always man-made. They may be also they may occur in the natural course of a particular organism. Now, what are the causes of the spontaneous mutations? अभी तक बहुत सारी स्टडीज हुई है और बहुत कुछ अच्छे से तो हमें नहीं पता चल पाया है, लेकिन साइंटिस्ट ने बहुत एफर्ट्स करके कुछ नतीजों पर वो पहुँचे हैं कि कुछ फैक्टर्स, स्पेशली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जरूर रहे होंगे किसी भी स्पॉन्टेनियसली अकरिंग म्यूटेशन के लिए. और उनमें पहला है कि रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कोई गड़बड़ हो जाए या उसकी मशीनरी इनसफिशिएंट हो. सो व्हाट इज द मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? Immediately one thing comes in our mind, and that is the DNA polymerase. And DNA polymerase is a holoenzyme, we know very well, and there is a subunit in that DNA polymerase. In case of prokaryotic system, it is the epsilon subunit, which is basically set for the proofreading activity. And what is the proofreading activity? If a misincorporation happens, that means while a DNA is being replicated against the guanine base of a template, if there is a thymine coming, that is a GT mismatch, because against the G there should be the cytosine incorporation, but here what is happening? Thymine is incorporated by mistake. So such mistakes have been rectified by the proofreading activity, and that is basically the basic feature of the DNA polymerases. So if the proofreading activity, that means the subunit of the DNA polymerase which is liable for the proofreading activity, if that is mutated, then definitely mutations would be happen, and the DNA would be overburdened by the mutations. Such kind of mutations rather would be put under the category of mutator mutations, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक में म्यूटेशन होने की वजह से उसने खूब सारे म्यूटेशंस को इनवाइट कर दिया है. क्यों? क्योंकि वो प्रूफ रीड नहीं कर पा रहा है, और प्रूफ रीड अगर वो नहीं कर पा रहा है तो म्यूटेशंस का नंबर बढ़ता चला जाएगा. इसलिए हम एप्सिलॉन सब यूनिट में जो अगर म्यूटेशन होता है, या डीएनए पॉलीमरेज के उस सब यूनिट में म्यूटेशन हो जो प्रूफ रीडिंग से रिस्पॉन्सिबल थी, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो हम ऐसे म्यूटेंट को म्यूटेटर म्यूटेंट का स्टेटस दिया करते हैं. सो वन रीजन वी हैव डिस्कस. अनदर रीजन इज इन आवर बॉडी देयर आर अराउंड 50,000 base changes do occur in a single day. That has been estimated. That is a kind of scientific estimate. क्या वो सारे के सारे जो बेस चेंजेस हुए हैं वो म्यूटेशन में तब्दील होते हैं? दैट मीन्स क्या वो इनहेरिट होते हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर इस रेट पे म्यूटेशन होता तो शायद ह्यूमन बीइंग्स, आज तक ह्यूमन बीइंग बचा ही नहीं रहता. कम से कम 2-5 हज़ार साल की जो हिस्ट्री है सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स की, तब से हम ह्यूमन बीइंग को ऐसे ही जानते हैं. इस रेट पे अगर म्यूटेशन होता तो शायद ह्यूमन बीइंग किसी दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता, या तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका होता, यानी उसकी स्पीसीज इंटेग्रिटी नहीं रहती.
इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसी मैकेनिज्म है जो बेस चेंजेस को इनहेरिट होने से रोकने की कोशिश में लगा रहता है, और वो होता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. देयर आर मेनी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. सम आर नॉन एज द डायरेक्ट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. ओके, और ऐसी मैकेनिज्म में अक्सर जैसा चेंज आया है उस चेंज को हटा दिया जाता है, एज सच पहले वाली सिचुएशन रिस्टोर करवा ली जाती है, तो इसको बोला जाता है डैमेज रिवर्सल. ये कोई म्यूटेशन नहीं होने देता. दूसरे टाइप के म्यूटेशंस आते हैं मिसमैच रिपेयर. जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जीटी एक मिसमैच डेवलप हो गया है, तो ये जीटी अगर उस डीएनए का अगला रेप्लिकेशन राउंड होने से पहले रिपेयर करवा दिया जाता है तो म्यूटेशन में तब्दील नहीं होगा, वो बेस चेंज वापस उसी फॉर्म में रेक्टिफाई करवा दिया जाएगा उसी जनरेशन में. लेकिन अगर जीटी बेस पेयर को उस जनरेशन में ठीक नहीं किया गया, यानी रिपेयर मशीनरी सफिशिएंट एफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, द जीटी वुड inculcate in the next progeny in terms of GC and AT. And what we have started from GC. GC से GT बन गया, मिसमैच हो गया पहले रेप्लिकेशन राउंड में, और दूसरे रेप्लिकेशन राउंड में एक जगह तो G के अगेंस्ट में C आ गया, लेकिन T के अगेंस्ट में A आ गया, यानी GC to AT ट्रांजिशन हो गया. सो ये भी एक दूसरे टाइप का रीज़न है कि सारी रिपेयर मशीनरी जो होती हैं वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती है. अलग अलग टाइप की डीएनए रिपेयर मशीनरी होती है जिनमें डीएनए डैमेज रिवर्सल भी होता है, मिसमैच रिपेयर भी होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर भी होता है, और ट्रांसलेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी होती है. और वो बेसिकली जो टीएलएस पॉलीमरेज जो एरर प्रोन रिपेयर करते हैं, जैसा कि नाम से आपको पता है कि वो रिपेयर तो करेंगे डीएनए को, लेकिन बस वो सुपरफिशियल रिपेयर करेंगे, डीएनए को जिंदा रहने लायक बनाते हैं. डीएनए के सारे बदलाव जो हुए हैं उनको वो ठीक करने की काबिलियत नहीं रखते, क्योंकि टीएलएस पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है. नेक्स्ट कम इज द डिग्री ऑफ एक्सपोजर ऑफ द म्यूटाजेनिक एजेंट. ये भी डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि मस्टर्ड गैस है या कोई भी कार्सिनोजन है, और अगर उस कार्सिनोजन का, जैसे हम हमारे घरों में मस्टर्ड ऑयल को जब हम गर्म करते हैं तो डेफिनेटली मस्टर्ड गैस कुछ तो लिबरेट होती है, लेकिन वो कार्सिनोजेनिक नहीं है क्योंकि डिग्री ऑफ एक्सपोजर बहुत ही कम होता है. लेकिन अगर एक बहुत बड़े सिलेंडर हैं और वो अगर एक्सप्लोड कर जाएं और मस्टर्ड गैस काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को नसीब होती है, इन दैट सिचुएशन दे आर लाइकली टू गेट द म्यूटेशंस. सो ये भी डिपेंड करता है कि किस म्यूटेशन का कितना लंबे टाइम तक और किस क्वांटिटी में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सपोजर मिला है. सो ये हमने 3 कैटेगरी के बारे में बात की. जो चौथी कैटेगरी हमने यहाँ पे कंसिडर करी है टॉटोमेरिज्म. This is actually the molecular basis what the Watson and Crick suggested us. So we will discuss this tautomerism in detail later on. Here we can see the frequency of spontaneous mutation is very low, and generally it is one that happens in one cell among the 10 to the power 5 to 10 to the power 8 cells. That means what is the range of the spontaneous mutation? 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 8. Okay, so that is a very poor range. यानी इतना आसानी से म्यूटेशंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं स्पॉन्टेनियसली अगर मैं तो. लास्ट लेक्चर में हमने जो पॉइंट म्यूटेशंस के बारे में बात किया था, जो कि ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन और फ्रेम शिफ्ट थे, दे ऑल आर considered under the category of spontaneous mutations. Next, हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स में जितने भी म्यूटेशंस को हमने स्टडी किया है उनमें से ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस बेस एडिशन और डिलीशन वाले, यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन थे. सब बेस सब्सटीट्यूशन यानी ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन का नंबर बहुत ही कम था और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का नंबर बहुत ही ज़्यादा था.
और ये हमारे प्रोकैरियोटिक म्यूटेशनल स्टडीज़ के डेटा के बेसिस पे साइंटिस्ट ने इसको फैक्ट को पता लगाया। नाउ व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस? टॉटोमेरिज्म के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। व्हाट इज़ द टॉटोमेरिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉटोमेरिज्म इज नथिंग बट द इंट्रामोलिकुलर मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम from one to another position within the same molecule. Okay, such chemical fluctuations are called tautomeric shifts. For example, we can consider in this diagram, say in the thymine, at the carbon 4 there is a keto group, but in the enol form there is a OH group. So keto group is converted into enol form. What happens? One hydrogen is coming from nitrogen third from the keto situation, and that hydrogen moves to the keto group at the carbon 4 and it convert into enol form. So Watson and Crick proposed this particular mechanism for the spontaneous mutations. So what happens? Mainly adenine and the cytosine, they do have the amino group. So because of the tautomeric shift, they can be converted into less stable amino group. Okay. Similarly, the thymine and the guanine, they are having keto group that is the most stable, and sometimes they get that keto group get converted into enol group. So what we can say, the enol and imino forms are rare, while the keto and the amino forms are common and the more stable forms. Now what happens? Why this tautomerism causes a kind of mutation? What happens when a particular base is found in the less stable tautomeric forms? That is, they found only for a short period of time, they pair alternatively. What it means? It means they pair in the non-Watson-Crick pairing manner. That is, एडिनिन जो थाइमिन से यूजुअली पेयर करता था, वो थाइमिन से ना पेयर करके ऑल्टरनेटिव पायरिमिडीन से पेयर करेगा, साइटोसिन से पेयर करेगा। अगर तो वो अपनी लेस स्टेबल टॉटोमेरिक फॉर्म में है, यानी अगर वो इम्यूनो फॉर्म में है एडेनिन, तो वो कॉमन फॉर्म वाले साइटोसिन से पेयर करेगा, और अगर तो वो एमिनो फॉर्म में होता तो वो नॉर्मल थाइमिन के साथ पेयर करता। इसका मतलब जब लेस स्टेबल टॉटोमेरिक फॉर्म में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं तो वॉटसन क्रिक पेयरिंग रूल को फॉलो नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ टाइम के लिए ही ये लेस स्टेबल है, इसलिए ये कुछ टाइम के लिए ही आपको देखने को मिल सकता है, और ज़्यादातर टाइम में कीटो और एमिनो फॉर्म में ही नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। जब ये अपनी लेस स्टेबल फॉर्म में हो और उसी वक्त वो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हो, यानी या तो वो डीएनए के टेम्पलेट में हो, या तो वो डीएनए में फर्दर इनकॉर्पोरेट होने वाला नाइट्रोजनस बेस हो और वो लेस स्टेबल फॉर्म में हो, तो वो म्यूटेशन को अंजाम देगा। कैसे देगा वो हम अगले स्लाइड में हम कंसिडर करेंगे। सो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टॉटोमेरिक शिफ्ट जो होती है वो बेसिस के पेयरिंग पोटेंशियल को चेंज कर देती है, और यूजुअली वो बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में कन्वर्ट होती है या कल्मिनेट होती है। अब हम यहाँ पे टॉटोमेरिक शिफ्ट से होने वाले इम्पैक्ट को हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंटल डीएनए में ये जो सेंट्रल बेस पेयर है जीसी, अगर जी जो कि नॉर्मली कीटो फॉर्म में होता है वो इनोल फॉर्म में चला है, तो वो थाइमीन के साथ पेयर करेगा जो कि ऑल्टरनेटिव पायरिमिडीन है। अगर ये कीटो फॉर्म में होता तो किसके साथ पेयर करता? कौन से पायरिमिडीन से पेयर करता? साइटोसिन से। लेकिन ये इनोल फॉर्म में चला है, इसलिए इसका पेयरिंग किसके साथ नॉन वॉटसन क्रिक मैनर में किसकी तरफ झुक जाता है, किसकी तरफ टिल्ट हो जाता है? थाइमीन की तरफ।
तो ये GT पेयर हो गया। ये पहले रेप्लिकेशन में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। अगर DNA रिपेयर मैकेनिज्म दुरुस्त है सेल की, तो इसको वापस GC में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा और कोई म्यूटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपेयर मैकेनिज्म सफिशिएंट या एफिशिएंट नहीं है, in that situation what would happen? There would be the 2 copies. Against this G there would be the incorporation of cytosine, that is the normal one. But in one copy against the thymine there would be addition of adenine. That means कहानी की शुरू हुआ था GC से और बन क्या गया AT। G की जगह A आ गया और C की जगह क्या आ गया T आ गया। इसका मतलब किस टाइप के पॉइंट म्यूटेशन हुए? ट्रांजिशन। So that's why we have considered that tautomeric shifts alter the pairing potential of the bases and may culminate into base substitution mutation. Thank you so much friends. Stay home, stay healthy.